प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में एनवायरमेंट इकोलॉजी, और ये लास्ट लेक्चर है कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स में। और इसमें हमें यह समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने पर्टिकुलर किस ईयर में वो क्वेश्चन क्यों पूछे। आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज ए मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द। ये क्वेश्चन अगर हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना आता है, जैसे हम मेंस में करते हैं, मेंस में क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद समझते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो अगर उसी पैटर्न को यहां पर लगाएं तो इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़ने के बजाय पहले आप मीनिंग सोचो इंडिपेंडेंटली, इसका मीनिंग क्या होगा। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। अब वह लागत किसकी, कार्बन की, पर वह कार्बन की कौन सी लागत, सामाजिक। अगर यह है तो कार्बन की सामाजिक लागत क्या हो सकती है। कार्बन का मतलब जो आप फॉसिल फ्यूल, जो आप पृथ्वी पर क्रियाएं कर रहे हो, उसकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसकी वजह से कोई सामाजिक लागत, मींस वो डैमेज क्रिएट कर रही होगी, क्योंकि कॉस्ट का मतलब कहां होगा, कहीं ना कुछ डैमेज होगा। अब ऑप्शन पढ़िए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। कॉस्ट का मतलब डैमेज, कार्बन का मतलब CO2 हो सकता है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स। बट क्या यह उसकी सामाजिक लागत है, कार्बन की वजह से वो प्रभाव हो रहा है, ऐसा तो नहीं, ऐसा मीनिंग तो नहीं झलक रहा है ना। थर्ड, एफर्ट्स पुट बाय ए क्लाइमेट रिफ्यूज टू अडप्ट टू लिव इन ए न्यू प्लेस। एफर्ट कौन, रिफ्यूजी लगा रहा है, प्रयास है क्या उसको, उसकी वजह से, यस वो प्रयास एक तरह से लागत है, बट अगर वह न्यू प्लेस पर लिव इन कर रहा है, क्लाइमेट रिफ्यूजी भी है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट ही तो बढ़ाएगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हम ये टर्म कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा ना क्लाइमेट रिफ्यूजी, जिसको वो लागत आ रही है। और अगर ये सोशल कॉस्ट है तो समाज के हर वर्ग पर, ये तो नहीं है ना, बहुत ब्रॉडर व्यू को डिफाइन कर रहा है, नहीं हो सकता। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। अगर इंडिविजुअल है तो उससे उसी इंडिविजुअल प्रभावित होगा ना, और ये तो कार्बन फुटप्रिंट को बता रहा है, उसकी लागत को तो नहीं बता रहा ना कि उससे डैमेज क्या होगा। वो मीनिंग केवल एक में ही झलक रहा है, ए, इसलिए आंसर ए होगा। 2020 का क्वेश्चन है, और इस तरह आपको यह क्वेश्चन करना होता है। ऐसे यूपीएससी ने कार्बन फटिगेशन पूछा है, अगर आप वर्ड को ब्रेक कर ले जाओगे, जो हम क्वेश्चन यह है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, और इस तरह PYQ से आपको वह मीनिंग देखना है। इसके लिए आपको जो पढ़ रहे हो आप, उसके रेफरेंस से आप कैसे आइडिया लगा सको, उससे आपको जो है आंसर करना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2021 का क्वेश्चन। ग्लोबल ओशन कमीशन, ठीक है, ग्रांट लाइसेंस फॉर दी सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में ग्लोबल सी कमीशन जो है वह माइनिंग के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। सेकंड, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड माइनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। भारत यह लाइसेंस प्राप्त कर चुका है, 1920 में खबर थी। रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। रेयर अर्थ मिनरल, जैसे वैसे वो रेयर नहीं है, बट उनका जो एक्सप्लोरेशन है, उसमें आपको लार्ज क्वांटिटी में एक साथ वह नहीं मिलते हैं, वो आपके रेयर अर्थ मिनरल, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह जब क्वेश्चन आया 2021 में, बहुत लोगों ने छोड़ दिया, बट आप लोगों ने अनक्लॉज पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जो साल भर चर्चा में रहता ही है। चाइना और उसका साउथ चाइना में जो सी डिस्प्यूट है, उसी अनक्लॉज के तहत जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की स्थापना की गई है। उसी अनक्लॉज के तहत एक ट्रिब्यूनल
जो है स्थापित किया गया है लॉ ऑफ कन्वेंशन के तहत मामलों की सुनवाई के लिए। उसी कन्वेंशन के तहत जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी जो है चौड़ाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, और इसमें डिस्प्यूट है तो मामलों की जो है सुनवाई कैसे होगी, ये 3 बॉडी उसके तहत। अगर आप इस क्वेश्चन को देखकर यह पता लगा जाते कि यह काम तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का है तो आपसे क्वेश्चन हो जाता। और यदि आपको पॉलिटी और गवर्नेंस का नॉलेज है, कमीशन क्या होता है, कमीशन का काम क्या होता है, अगर वह भी आइडिया है तब भी आप इसको एक को हटा देते। जो ही एक को हटाते आंसर सामने था 2 और 3। बेसिक। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि एक हट जाए और आंसर आ जाए। ऐसे क्वेश्चन है 2021 में, बट वो जो सप्लाई ऑफ द नॉलेज है वो हमें चाहिए वो हमारे पास उस समय नहीं था, इसलिए हम उस ऑप्शन को नहीं हटा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ ह्यूमन हैबिटेट in the United Nations program working towards a better urban future, which of the statement is are correct? पहला तो ये क्वेश्चन 2017 में यूपीएससी ने क्यों पूछा है? बिकॉज उसी समय न्यू अर्बन एजेंडा आया था। यूएन हैबिटेट की 3rd कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी, इस कारण यूपीएससी ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है यूएन हैबिटेट आवास पर है काम, हैज बीन मैंडेटेड बाय, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। अगर यूएन हैबिटेट है, संयुक्त राष्ट्र की आवास पर यह अगर संस्था है तो यूएनजीए ऑब्वियसली बात है जो है अब अफोर्डेबल तरीके से, वहनीय तरीके से हाउसिंग में वह काम कर रहा होगा, हो सकता है। इट पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज ओनली। बट जब सोचो इसमें आपका तरीका क्या होगा, पहले आप सोचो कि किस तरीके से यह सही होगा या सही नहीं होगा। पॉवर्टी है, और क्या इस कंटेक्स्ट में केवल लोकल और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हम आवास की वह सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं? क्या यूएन, एनजीओ, लोकल बॉडीज या इंडिविजुअल जो हैं उनसे सहयोग न करते हुए ये इंप्लीमेंट करेगा? यहां वर्ड है, ये प्रॉब्लमेटिक है ओनली। अगर सोचोगे तो इसको हटाओगे, 1 सही 2 गलत, 1 सही 2 गलत। अब ऑप्शन या तो डी होगा या बी होगा। यूएन हैबिटेट contributes to the overall objective of UN nation system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation। आवास अगर दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी में आप संलग्न हो, और वह आवास केवल मात्र आवास होना चाहिए, सस्टेनेबल हैबिटेट होना चाहिए। अगर जो ही सस्टेनेबल हैबिटेट आप सोचोगे कि यह हमारा तरीका होगा, यह कोई भी बॉडी वह उपलब्ध करवाएगी, आप सोच सकते हो कि यह भी होगा, और इसलिए आंसर है इसका बी। वैसे ही जब क्वेश्चन आया था तो यूएन हैबिटेट न्यूज में था, इस कारण यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था। बट अभी की डेट में यह आपका बेसिक बन जाएगा। यूएन हैबिटेट की जो तीनों कॉन्फ्रेंस है, 1st, 2nd, 3rd, और 3rd में जो न्यू अर्बन एजेंडा था, वो आपके लिए अब 2022 के अटेम्प्ट या 23 के अटेम्प्ट के लिए बेसिक का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का ही, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द अर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन जो है इसका स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, फरवरी में यह चर्चा में था। स्पेसिफिकली अगर बात करूं 20 से 25 फरवरी की द हिंदू की खबर है 2021 की। अब यहां पर आपको यह पता है हैदराबाद, ऑप्शन जब आपने किया तो इसको सीधा पढ़ा, इस पर अंडरलाइन ही नहीं किया और आपने मान लिया सही है।
हरिताहरम प्रोग्राम, इस कारण ये चर्चा में था। अब ये सोचो, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, उसका काम क्या होगा? क्या वो इन कार्यों में संलग्न है? क्योंकि वो तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को क्या देता है? फाइनेंसिंग। तो क्या वह इस ग्रीन कार्यों में संलग्न होगा? वो सोचो, क्योंकि आप में से इससे कई लोगों ने किया, बट पिन पॉइंटेड वर्डिंग को जो है सोचा नहीं। ये प्रोग्राम है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। वही हरितहारम प्रोग्राम सही। इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। अब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी 2010 से पहले पूछता था। 11 से लेकर 20 तक उसने ऐसा एक भी क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का नहीं पूछा। 22-23 में यूपीएससी जो एनडीए सीडीएस के एग्जाम में असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देता है, वह पुनः जो है इंसर्ट कर सकता है। इससे यह पता लगाना। यह था आपका कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल इस पूरी सीरीज में। और अभी तक जितने भी अगर हम पेपर देखें, अगर हम सेग्रीगेट करें 11 से 20 के, 11 से 21 के क्वेश्चन, तो एनवायरमेंट एक ऐसा पोर्शन है जहां ऑन एन एवरेज यूपीएससी ने 20 क्वेश्चन पर ईयर पूछे हैं। अदर सब्जेक्ट जो है उसका वेटेज कम या ज्यादा होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज एनवायरमेंट में उतने क्वेश्चन पूछ ही रहा है, और हम उस तरफ अपना अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। और अटेंशन जब पे भी कर रहे हैं तो हम केवल इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यह जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी बायोडाइवर्स जो एरियाज हैं, टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। यह आपको पीवाईक्यू के माध्यम से पता लगेगा। अब इसके कंटेक्स्ट में एनवायरमेंट का सिलेबस क्या है, यह भी द कोर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। उससे देखकर आप एक होलिस्टिक व्यू भी पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वास्तव में एनवायरमेंट का सिलेबस क्या है। उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में एनवायरमेंट है क्या। वास्तव में आप वही पढ़ रहे हो या वो नहीं पढ़ रहे हो, या आपको और कितना अधिक पढ़ना है। वैसे वो पीवाईक्यू से आपका क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम इंडियन लॉज एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में वो सारे देखेंगे, और लास्ट पार्ट और लास्ट सेक्शन है वो इस एनवायरमेंट पीवाईक्यू सीरीज में। थैंक यू।